आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मतलब आईईएक्स के स्टॉक को। इसका जो बिजनेस है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद फंडामेंटल्स देखेंगे और इसके चार्ट पे भी हम यहाँ पे जाएंगे। तो सारा कुछ इसके बारे में डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉक ये गिरा हुआ है, नीचे डाउन आया हुआ है अच्छा खासा लाइफ टाइम हाई से, उसके रीजंस भी जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो यहाँ पे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को फिजिकल डिलीवरी यहाँ पे होती है। मतलब ये एक्सचेंज है, जैसे हमारा एनएससी बीएससी है ना, स्टॉक्स को हम यहाँ पे बाई एंड सेल यहाँ पे करते हैं। एक तो हमारा कौन सा है एनएससी और दूसरा यहाँ पे बीएससी। तो एनएससी पे क्या रहता है, वॉल्यूम ज्यादा रहता है, तो हमें ऑलवेज एनएससी में ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए। और बीएससी में वॉल्यूम उतना नहीं रहता, तो हम यहाँ पे जो भी ट्रेड है वो एनएससी में हम यहाँ पे लेते हैं। तो यही सेम यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की बाई एंड सेल होता है। तो जितनी भी कंपनियां हैं डिस्कॉम्स है वो पावर ट्रेड यहीं से करती है। अब इस सेक्टर में हुआ क्या, देखो ये ऑलमोस्ट 85% मार्केट इनके अभी इसके पास है, मार्केट शेयर आईएक्स के पास में। अब देखो इसमें क्या आया था कि गवर्नमेंट ने 2-3 प्लेयर यहाँ पे और आगे थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि ये तो इसकी मोनोपोली नहीं रही। बट यहाँ पे आप देखो हमारे पास जब हम स्टॉक यहाँ पे लेते हैं तो हमारे पास बीएससी का ऑप्शन भी होता है, एनएससी का होता है। तो हम कौन से में जाके लेते हैं ट्रेड, हम एनएससी में लेते हैं। क्यों लेते हैं, वहां पे लिक्विडिटी ज्यादा का मीनिंग क्या हो जाएगा कि मैं जब भी मेरा स्टॉक बेचना चाहूंगा तुरंत वहां पे मुझे बायर मिल जाएगा। अगर मैं सेल चाहता हूं करना तो मुझे बायर मिलेगा, बाई अगर करना चाहता हूं तो मुझे सेलर मिलेगा। बायर एंड सेलर वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाता है। बीएससी में इतनी लिक्विडिटी नहीं है तो वहां पे ट्रांजैक्शन इतने नहीं होते, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए बीएससी पे ट्रेड करने से। अगर आपको कोई भी स्टॉक लेना वो एनएससी पे लेना चाहिए। अब सेम बिजनेस इस इंडियन एक्सचेंज का है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, अगर और प्लेयर आ भी रहे ना इसमें तो उसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा हमें। और प्लेयर आने से क्या होगा, लिक्विडिटी तो इनके पास है ना, तो जो इनके पास इतनी लिक्विडिटी है तो मैक्सिमम लोग इसी के पास आएंगे। आज हम एनएससी से ले रहे हैं ना सारे स्टॉक्स और उसी पे हम अब बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे रहने वाला, कोई पैनिक नहीं करना है कि और प्लेयर आने से यहाँ पे इस स्टॉक की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी मैं पूरा रीजन भी दूंगा ऐसा क्यों है, ये इसका बिजनेस मॉडल था। अब इसके बाद में ये देखो जैसे अब ये देखो इनके पास 85% अभी मार्केट शेयर है और इन्होंने 2 एक्सचेंज और ओपन किए हुए। कौन कौन से, यहाँ पे आपको लिखेगा इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स एंड दूसरा है इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज। तो इनमें भी इन्होंने यहां पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, ये अपना बिजनेस एक्सपेंड भी कर रहे हैं। अब इनका मार्केट शेयर यहां पे कम हो रहा है, पहले 94 या 98 के आसपास था, तो अगर यहां पे देखो 85% हो गया इनका मार्केट शेयर। ठीक है, नए प्लेयर आ रहा है, कम होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उससे होगा क्या, देखो आप ये देखो कि किसी भी सेक्टर को आप ले लो, एफएमसीजी सेक्टर को अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इतनी सारी कंपनियां हैं वहां पे, एचयूएल है, कोलगेट है, डाबर है, मेरिको है, तो सब अपना अपना स्केल ग्रो कर रहा है क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है ना भाई, कस्टमर इतने ज्यादा है कि यहाँ पे इतनी कंपनियां आराम से एग्जिस्ट कर सकती है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मार्केट लीडर है वो मार्केट लीडर रहेगा। जैसे अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करता हूं एफएमसीजी सेगमेंट में, तो वो मार्केट लीडर है और वो रहेगा, उसको कोई भी कंपनी बीट नहीं कर पाएगी। और उनकी भी सेल्स और प्रॉफिट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर बाय ईयर भी। ठीक है, बट उनकी जो ग्रोथ क्या है, कंसिस्टेंट है, एक लगातार है, उतनी ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं कि वो डबल ट्रिपल 1-2 साल में हो जाएगी। छोटी कंपनी के पास इतना सा पावर होता है कि वो जल्दी जल्दी अपने प्रॉफिट और सेल्स को डबल कर सकती है, बट ये इतनी ऑल ओवर इंडिया में फैल चुके तो उनके पास इतना नहीं है। अब और आप सेक्टर ले लो, जैसे डी मार्ट आया, तो डी मार्ट आने से क्या हो गया भाई, डी मार्ट आया ना, तो डी मार्ट की सेल्स भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर रहा है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद आज जाके देखो अच्छा खासा यहाँ पे डी मार्ट में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो किसी के पास इसका स्टॉक है
तो आप आराम से यहां पे बैठे रहो लेके इस स्टॉक को। तो यहां पे कहीं हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था, उसके बाद आप देख सकते हो अच्छी खासी इस स्टॉक ने थोड़ा सा डाउन आया था, डाउन आने के बाद ये यहां से रिकवर किया। अगर इसी प्राइस से करता हूं तो अभी भी ये 12% का गेन आपको दिया हुआ है ना। अभी इसमें पोटेंशियल है अच्छा खासा, है ना। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आईएक्स की। तो देखो मार्केट इतना ज्यादा है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनका कम भी हो रहा है ना ये परसेंटेज, तो फर्क नहीं पड़ेगा। सेम अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूं तो वहां पे मारुति है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है। क्या ये टॉप नहीं है क्या कंपनियां? ये मार्केट इतना बड़ा है ना, ये एग्जिस्ट यहां पे कर रही है। तो आईएक्स में वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, किसी ने स्टॉक ले रखा है बिंदास होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके थोड़े फंडामेंटल्स देख लेते हैं। करंट प्राइस 144 पे और 244 का इसने हाई लगाया था, 130 इसका लो था। अभी देखते हैं, यह लास्ट 1 ईयर की बात कर रहा हूं। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, आरओसी आरओई इसके शानदार है। पी रेशियो अभी 29 के आसपास है ना, इसको हम बाद में भी देखेंगे। अगर पी रेशियो अगर मैं देखता हूं तो मीडियन है इसका 40 का, मैक्सिमम इसका मीडियम है 40 और उससे भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी ये हमें लेने वाले प्राइस पर है ये। देन उसके बाद में इसकी आप सेल्स देखते हो। क्वार्टरली रिजल्ट की मैं बात करता हूं तो जून 25 में हम कंपेयर करेंगे जून 24 से, तो 124 के अगेंस्ट में 140 सेल्स इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट 100 करोड़ के अगेंस्ट में 144, तो प्रॉफिट भी यहां पे इंक्रीज होके आए। और इनके मार्जिन्स ऑलमोस्ट 80% के आसपास इनके मार्जिन्स रहते हैं, तो मार्जिन भी अच्छे खासे इनके पास है। और लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी शानदार है। आप इनके सेल्स यहां पे देख सकते हो, लगातार यहां पे ग्रो हुई है, यहां पे ऑलमोस्ट थी फ्लैट, देन वापस इंक्रीज हुई, देन इंक्रीज 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 और यहां पे अच्छी खासी यहां तक इंक्रीज हुई। फिर 23 में हल्का सा सेल्स में डिक्रीज आया था, देन वापस ऑल टाइम हाई आ गया और 25 में भी ऑल टाइम हाई था। अब ये जो लास्ट के 4 क्वार्टर का मतलब इन 4 क्वार्टर्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पे जो सेल्स है वो ऑल टाइम हाई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा ऑल टाइम हाई है। देन यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखता हूं ऑल टाइम हाई एंड नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई है। तो मेरी सेल्स यहां पे ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट मेरे ऑल टाइम हाई है। इवन मार्जिन्स भी जो 86 72 यहां से देखो 72 इसका लो था और 86 हाईएस्ट है, तो 85 के आसपास यहां पे इनके मार्जिन है। तो मार्जिन भी मेरे ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर के आसपास है। देन उसके बाद में इनके पास खुद का पैसा 1000 करोड़ और 6 यहां पे करोड़ का डेट है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। देन उसके बाद आगे आ जाते हैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो प्रमोटर्स यहां पे है नहीं, यहां पे एफआईज एंड डीआईज है। तो देखो डीआई के पास कितना 18%, 18.53 और डीआईज के पास है 34। अब देखो यहां पे एफआईज 15% से इंक्रीज होके कितना आ गया 18%, और लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अच्छा खासा इंक्रीज किया है। डीआई ने अच्छा खासा इंक्रीज किया, यहां पे अपना स्टेक ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा इंक्रीज किया है। तो डीआईज यहां पे बुलिश है। ये सारे फंडामेंटल देखना, ग्रोथ क्या है इस कंपनी की, सेक्टर का आगे फ्यूचर क्या है, ये सारे देख के पैसे लगाते हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं। तो इन्होंने 2% यहां पे स्टेक अपना इंक्रीज किया, तो यहां से भी हमें एक अच्छा खासा हिंट मिलता है कि यहां पे कंपनी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। देन यहां पे आप देख सकते हो 22 या 23% डीआई साथ दो कितना 34 हो गया, और पब्लिक यहां पे 47% है जो 62% के आसपास थी। अदर्स यहां पे 0.2, और पब्लिक में अगर हम यहां पे आते हैं तो आप यहां पे देख सकते हो 7% है डीपीवीएल वेंचर्स के पास और डालमिया पावर के पास है 3.74। तो इन्होंने भी अपना स्टेक यहां पे इंक्रीज किया है और इंक्रीज करके उसको रखा है। ठीक है, डालमिया सीमेंट ने अपना यहां पे स्टेक सेल किया, बाकी डालमिया पावर ने जो इंक्रीज स्टार्टिंग में लिया था उसको इंक्रीज किया है। सेम इस डीपीवीएल वेंचर ने भी अपना स्टेक इंक्रीज करने के बाद उसी पे है। तो ये भी स्मार्ट प्लेयर्स हैं। तो इनके पास मान लो यहां पे 7 और 3 10% यहां पे लेता हूं, तो यहां से 47 में से 10% अगर मैं निकाल देता हूं तो 37 पब्लिक के पास है।
ठीक है, अच्छा खासा नंबर है, बट यहाँ पे प्रमोटर्स नहीं है। एफआईज एंड डीआईज ये इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन कंपनी है, तो इनके पास में यहाँ पे पूरा राइट्स होता है कि ओपन मार्केट से ये कितने भी स्टॉक एक साथ बेच सकते हैं और एक साथ ये बाई भी कर सकते हैं। उसी की वजह से इसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। अब फंडामेंटल्स की मैं बात करता हूं तो एफआईज ने इंक्रीज किया, डीआईज भी अगर देखो तो यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक इन्होंने ले रखा है, और उसके बाद में पब्लिक 37% है। तो एफआईज यहां पे इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इस स्टॉक में दम है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसकी फंडामेंटल खराब हो गए। बाकी अगर मैं आईएक्स की बात करता हूं, डेट फ्री कंपनी है, हाईएस्ट एवर सेल है, हाईएस्ट एवर मेरे प्रॉफिट है, देन क्वार्टरली रिजल्ट भी जबरदस्त आया। अब इसके बाद देखो पी रेशियो भी इसका जो मीडियन है 40 के आसपास, उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 30 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब देखो क्या एनर्जी की डिमांड इंडिया में इंक्रीज होने वाली नहीं है क्या? बिल्कुल होगी। जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इंक्रीज होगी और ये डिमांड इंक्रीज होगी, आप देखो क्या एनर्जी के बगैर हम रह सकते हैं, लाइट के बगैर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो लोगों के पास जब घरों में एसियां लगेगी, सबके पास फ्रीज कूलर्स ये सारे आएंगे, और भी जो आपके पास में वो है ना, ये जितने भी हमें हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सारे हैं वो सबके पास होंगे। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि इन यहाँ पे कंजप्शन इंक्रीज होगा ही होगा। तो इस सेक्टर की डिमांड हमेशा रहने वाली है, और जैसे जैसे यहाँ पे ग्रो होगा, हर इंसान की इनकम इंक्रीज होगी, इसका कंजप्शन और ज्यादा होने वाला। तो इस स्टॉक को बिंदास होके होल्ड करना है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है इस सेक्टर में। अब यहाँ पे आप एक बात और देखो, यहाँ से इस स्टॉक को अभी देखो इसका लाइफ टाइम हाई क्या था? क्या ये इतना लाइफ टाइम हाई होना था क्या? उस समय बिल्कुल भी नहीं होना था। इसको लेके गया 320 के आसपास, इतना होना नहीं चाहिए था। हाँ ठीक है, डिमांड रहेगी, बट ये एफआई एंड डीआईज है ना, तो ये इनके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई और ऊपर सारा का माल यहाँ पे इन्होंने सेल कर दिया। देन यहाँ पे अगेन इन्होंने पोजीशन बनाई है। उसके बाद में इसका सेकंड हाई, ये जो लास्ट 52 वीक का हाई यहाँ पे 241 या 244 के आसपास, हाँ ये रहा, ठीक है, यही हाई है। अब वहां से ये स्टॉक हमारा कितना परसेंटेज डाउन है, यहां पे देखो तो कितना परसेंटेज ये डाउन होगा। अगर मैं लास्ट 52 वीक की बात कर रहा हूं तो वहां से तो कितना 40% डाउन है। लाइफ टाइम हाई से कितना परसेंट डाउन है ये? ऑलमोस्ट 54% डाउन है ना। यहां से 54% डाउन है और यहां से 40% डाउन है। अब यहां से देखो, अगर ये स्टॉक रिसेंटली जो हाई था वहां तक जाता है तो कितना परसेंटेज का गेन देगा मुझे? 68% का गेन देगा। देन अगर ये लाइफ टाइम हाई तक जाएगा तो कितना परसेंटेज का गेन दे देगा आपको? ये स्टॉक दे देगा 120% का गेन। अगर 66% अगर मेरा 3 इयर्स में भी आ रहा है, तब भी यहाँ पे 22% पर ईयर होता है, जबरदस्त गेन होता है। तो 3 इयर्स यहाँ पे लगने वाले बिल्कुल नहीं है। 2 इयर्स में भी आपका ये टारगेट आ रहा है, तब भी मेरा 33% का यहाँ पे रिटर्न होता है। तो ये टारगेट डेफिनेटली आपको 2 इयर्स के से पहले ही मिलने वाला है। तो मिनिमम 2 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट होना है, और 120% भी आएगा। ये भी अगर मेरा 5 इयर्स में भी आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट 25% या 24 के आसपास मेरा रिटर्न यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अब इस स्टॉक में देखो क्या करना है। ये गिरावट कैसे आई वो भी एक बार देखते हैं। देखो इस गिरावट को, ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा टूटा हुआ था, ठीक है, फिर रिकवर हुआ, और यहां पे ये जो गिरावट है, यहां पे आप देख सकते हो ये जो गिरावट आई थी इस स्टॉक में, जो इसने लो लगाया था, उस लो की अगर बात करता हूं तो 36% की जो गिरावट है वो विद इन 1 वीक, मतलब यहां पे 7 to 8 डेज में आई थी। कितने में आई थी एक बार मैं देख लेता हूं, कितने टाइम में आई है ये गिरावट हमारी। यहां से यहां तक देखो 9 डेज है ना, 8 डेज, तो 6 बार्स का मतलब यहां पे 8 डेज, मतलब 1 वीक में इतनी बड़ी गिरावट आई गई है, इतना 36%। जबकि कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो ये गिरावट ऐसा आता ना, मतलब ये मान लो ये इसका एक लास्ट बॉटम यहाँ पे बन चुका, इससे नीचे स्टॉक को जाना नहीं था, और सारा का सारा माल यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल ये इतनी बड़ी बनी है, रेड इतना था, ग्रीन इतना बना है, पूरा का पूरा माल यहाँ पे
ऑपरेटर्स ने पूरा इस स्टॉक को भर लिया और यहां से वापस इसको नीचे ले जाना, ऊपर ले जाना स्टार्ट ये कर चुका है। बॉटम से 10% के आसपास ये रिकवर हो चुका है। तो हमारे लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को। तो इसमें 2 टारगेट मैंने बताए, मिनिमम 2 इयर्स के लिए आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, बट उससे पहले टारगेट आएंगे। बट हमें 2 इयर्स के लिए यहां पे इसको रखना है और इसको रखना 5 इयर्स के लिए मिनिमम, ठीक है। ओके, उसके बाद में और कुछ बात, यहां पे किसी ने अगर इसको ऊपर बाई किया हुआ है, तो अगर आपका स्टॉक 20% डाउन है, कितना परसेंटेज, 20%, मिनिमम आपका 20% डाउन होना चाहिए जहां से आपने बाई किया है। अगर 20% डाउन है तो 3% आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया होगा पहले। अब 3% आप 20% डाउन आने के बाद इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है भाई। जो भी आपका प्राइस है आईएक्स में, तो 20% अगर डाउन है वहां से आपके पोर्टफोलियो में 20%, ध्यान रखना इसमें 20% कर रहा हूं तो 20%, किसी में 10 बोलूंगा 10, 15 है तो 15 है ना, तो वो ध्यान रखना। तो आईएक्स में अगर 20% डाउन है तो यहाँ पे ऑपरेटर्स है नहीं, तो ये इंस्टीट्यूशन है एफआईज डीआईज, तो ये भी क्या ट्रेडर है, तो इनकी वजह से यहाँ पे क्या वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है, तो ये इसमें वोल्टेज ज्यादा रहती है, इसलिए 20% यहाँ पे मान के चलना में। तो मान लो जीरोधा में 3% आपने पहले ले रखा, तो अगला 3% आपको कहां पे लगाना है, कोई नया अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है तो उसमें करना, एंजल 1, 5 पैसा या जो भी आपके पास और अकाउंट है। नहीं है तो आपके पास 2-4 अकाउंट तो इस मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हो तो होने ही चाहिए। उसके बाद में ये हो गया। अब लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको अगर इसको रखना है तो रख सकते हो, उसको अलग अकाउंट में रखना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई इसमें ट्रेड करना चाहता है तो वैसे तो मैं बोलूंगा बस हमें ट्रेडिंग करना है, लाइफ टाइम हाई के आसपास इसको बेच देंगे, फिर हमें ट्रेड का मौका मिलेगा, ट्रेड करेंगे। और किसी को लाइफ अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना 8-10 साल के लिए, क्योंकि ये स्टॉक की डिमांड यहाँ रहने वाली है इसकी कंपनी की, तो उसको अलग अकाउंट में करना है। ट्रेडिंग अलग करनी है, एवरेज अलग अकाउंट में करना, लॉन्ग टर्म वाले के लिए भी अलग अकाउंट होना चाहिए। अब इसमें एक पॉइंट यहाँ पे और देखते हैं, देखो यहाँ पे आओ आप, सेम ऐसा केस कभी और आया था क्या, यहां पे देखो एक पॉइंट और दिखाता हूं मैं, इधर आओ। ये स्टॉक ऑलरेडी यहां पे टूटा हुआ था अच्छा खासा, है ना। अगर इस यहां से मैं बात करता हूं, ये लाइफ टाइम हाई तो उतना होना इसका था नहीं, बनता नहीं था। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो यहां से स्टॉक ऑलरेडी मेरा टूटा हुआ था, कितना 40% के आसपास। देन इन्होंने क्या किया, 40% डाउन था, उसके बाद भी इस स्टॉक को सेम ऐसे यहां पे तोड़ा गया था। पहले भी देखो यहां पे देखो गैप डाउन हुआ और यहां से इस स्टॉक को 20% तोड़ा गया था 2 ही दिन में। अगर मैं बॉटम की बात करता हूं तो वो तो यहां तक आया था इसका शायद, है ना। तो ये 22 मान लो 20% तोड़ा गया था इसको 2 ही ट्रेडिंग सेशंस में, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, यहां पे सारा का सारा माल उठाया गया ऑपरेटर के द्वारा और इस स्टॉक को वापस जहां से इन्होंने यहां पे देखो ये क्या था 252 के आसपास, और वहीं तक वापस लेके गए इस स्टॉक को, जहां से ये स्टॉक टूटा था पूरा माल भराया गया एंड देन वहां से इस स्टॉक को वापस उठाया गया और ये सेम यहां पे देखो इस लेवल के आसपास, ये था 250 और वहां पे मतलब 244 के आसपास इस स्टॉक को यहां से लेके गए थे ऊपर, करेक्ट। तो ऑलमोस्ट 90% का यहां पे गेन आ गया था, 94, 93। तो सेम सिनेरियो हमारे पास यहां पे बन रहा है इस केस में भी कि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज्यादा यहां पे टूटा हुआ है और इसको और तोड़ा गया और ये इसका बॉटम बन चुका, यहां से इसमें रैली आना ही आना है। तो हमारे 2 टारगेट है, आप इसमें ट्रेड आराम से ले सकते हो। अब यहां पे आप देख रहे हो ये इतना होना नहीं चाहिए था, ये तो ऑपरेटर्स है वो यहां पे लेके गए थे। ये हाई यहां पे किस समय था इसका, ये हाई था यहां पे देख सकते हो अक्टूबर 21, ठीक है। तो अगर मैं अक्टूबर 21 में देखता हूं, अक्टूबर 21 यहां पे नहीं दिख रहा है तो 22 हम देख सकते हैं कि यहां पे सितंबर 22 में एफआईज के पास जो सेलिंग थी वो कितनी थी हमारे पास में, 15% थी। फिर इन्होंने स्टेक यहां से वापस अपना इंक्रीज किया 17% और जून 23 में कम हो गया। तो जून 23 में स्टेक कहां था हमारे पास में, जून 23 यहां पे, ठीक है। तो इसका आप यहां पे देखो ईयरली में जाऊंगा तो दिखाई दे देगा, यहां पे आओ एफआईज के पास देखो 21 में कितना था इनके पास, 36% था। 21 मार्च 21 में 36% था इनके पास, ठीक है। तो मार्च से 21 ये रहा, मार्च 21 कहां पे आएगा हमारे पास, ये रहा अप्रैल और ये मार्च,
ठीक है, यहां पे इनके पास स्टेक था कितना, 36% का था, करेक्ट। देन यहां पे ये क्या करते हैं, फिर मार्च 22 में 27% आ जाता है, और अगर मैं 23 तक बात करता हूं तो 17% रह गया। तो यहां पे इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है 21, 22 में कहां पे आ गए थे, मार्च 22 में, यहां पे आप देख सकते हो ये अक्टूबर, और यहां पे ये आपका एकदम टॉप के आसपास है ना। तो यहीं पे इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, यहां पे ईयरली आ रहा ना, तो ये मार्च 22 आपका यहां पे था, नीचे आ गया था इसमें, तो जैन मार्च यहां पे, बट इन्होंने यहां पे टॉप पे एग्जिट यहां पे सेल किया, फिर देन और इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, और ये 10% तक आ गए थे। फिर वहां से देखो 24 में क्या था इसका प्राइस, 24 में क्या क्या था प्राइस, यहां पे देखो, यहां पे क्या 23, और यहां पे आ गया 24, यहां पे देखो इधर जैन 24, ये रहा मार्च दिसंबर, है ना यहां पे। तो इस प्राइस पे इन्होंने जैन 24, यहां पे देखो, ये कौन सा आपका मार्च 24 है ना, ये क्वार्टर में करते हैं। देखो अगर इसका मैं क्वार्टरली लेके आता हूं तो देखो मार्च में क्या था, यहां पे क्वार्टरली 24 की बात कर रहा हूं ना मैं, 24 में 10% कहां पे था, मार्च में था। फिर जून यहां पे इंक्रीज किया इन्होंने स्टॉक, और यहां पे 18 तक 25% आ गया। तो मतलब यहां से ये लगातार माल यहां पे इन्होंने लिया, और उसी प्राइस पे स्टॉक ये वापस अभी ट्रेड कर रहा है, इसी प्राइस पे, सेम प्राइस पे इन्होंने माल उठाया था, इसके आसपास अभी आ रहा है। तो यहां पे क्या करना, कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहो इसमें। और यहां पे FI जब यहां पे माल वापस इन्होंने, ये ट्रेडर है देखो, 15 से कितने आए, 36% तक आ गए थे, यहां पे दिखाया था ना, 7 से 36% गए, और वहां से कितने आ गए थे, 10%, और वहां से फिर 18%। तो अभी ये इसको ऐसे लेके जाएंगे, और इस समय जो यहां पे एकदम हाई पे था ये स्टॉक, जब ये ऑल टाइम हाई पे था, यहां पे आप देख सकते हो, इस समय इस स्टॉक का जो पी था वो कितना हो गया था, वो 101, मतलब 100 का पी हो गया था इस स्टॉक का, जो नॉर्मली 40 के आसपास रहता था। तो वैसे भी यहां पे हमें ऑल टाइम पे हमें इस स्टॉक को प्रॉफिट बुक करना होता है किसी भी स्टॉक में, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं ऑल टाइम में हमें किसी स्टॉक को होल्ड करके नहीं रखना होता, होल्ड करने की कंडीशंस कुछ अलग होती है। तो ये मैंने डिटेल वीडियो आपको इसमें बना के दे दिया है। अब आपको क्या करना है, बाई करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, और क्या क्या पॉसिबल केस है, कैसे कैसे इसमें ट्रेड करना है। आई थिंक हमने सारे पॉसिबल केस यहां पे देख लें। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो ये सारे टारगेट्स हैं, 2 से 5 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड करना है। वोलेटिलिटी रहती है 3% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। डिसिप्लिन के साथ अगर काम यहाँ पे करोगे तो बिल्कुल पैसा बनेगा। अदरवाइज अगर आप एक स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रख दोगे तो किसी दिन अगर 6-7 एक वीक में अगर 40% और स्टॉक टूट जाता है तो वहाँ पे फिर आप अपना पेशेंस नहीं दिखा पाओगे। कोई भी अगर सारा पैसा किसी एक स्टॉक में लगा दोगे तो इतना रिस्क हमें नहीं लेना। यहाँ पे हमारा जो पैसा इसके धीरे धीरे ग्रो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3% यहाँ पे लगाया, 3 और लगाएंगे, 20% डाउन है तो। और कैसे कैसे ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म में, वो सारा मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी इसकी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आना, ये जो यहाँ पे अगस्त वाले नोट्स हैं इनको पढ़ लेना, फाइनेंशियल ईयर। और बाकी इसकी वेबसाइट पे अगर जाना है आपको तो वेबसाइट के जाने के लिए यहाँ से इसकी वेबसाइट पे आ जाना और जो भी आपको स्टडी करनी यहाँ से कर लेना, करेक्ट। अब जो भी पोजीशन लेना है वो आपको अपनी रिसर्च के बाद ही लेना है। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।